इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट शेख शमीर जुड़ गए हैं और इसी के साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अहमद अयाज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका अयाज साहब। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वो पहले मरहले की वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और बेहद जो उत्साहित है वो लोग नजर आ रहे हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर वोट डालने के लिए निकले हैं। किस तरह से आज के दिन को आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सही बात है कि आप इस वक्त इस इलेक्शन में काफी जोश पाओगे और वोटर्स की काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन पाओगे। उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज का भी काफी अच्छा जोश पाओगे और साथ साथ आप एक नई चीज देखोगे कि इस वक्त जो इंडिपेंडेंस जो है, कैंडिडेट्स जो है इंडिपेंडेंट, उनका भी आप काफी इस वक्त काफी नंबर देखोगे इस इलेक्शन में। और इसके कुछ वजूहात है ये कि एक तो ये इलेक्शन जो है 10 साल के बाद हो रहे हैं और इन 10 साल में बहुत सारे वोटर्स भी आ गए और इन 10 साल में इलेक्शन आर्टिकल 370 भी एब्रोगेट किया गया और इस 10 साल में लोगों ने अपने आप को हॉट प्रेस्ड भी महसूस किया और एक्सेसिबिलिटी जो उनकी ग्रीवेंसेस की रही वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ना होते हुए। कुछ ये मसाइल है और कुछ मसाइल भी बढ़ गए। जैसे इस वक्त आम इंसान का, आम जो लोग है यहाँ पे, वो बहुत बड़े बहरान से, बिजली के बहरान से गुजर रहे हैं और जिनमें उनका बिजली की सप्लाई नहीं रह रही है रेगुलर और बड़ा फीस भी काफी ज्यादा बढ़ाया गया। उसके मेजर जो, इसके अलावा जो मेजर इश्यूज रहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के पास वो ये रहेंगे कि 370 को एब्रोगेट करते करते जो उस वक्त जो प्रोसेस किया गया वो भी एक मसला रहा कि किन हालात में इसको प्रोसेस किया गया। और 25A के तहत जो यहाँ जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जमीनी हकाइक थे, जमीनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ात थे या नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो भी विड्रा किए गए और जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का वो भी एब्रोगेट किया गया, वो भी रिमूव किया गया। तो ये मोटे मोटे ये सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से जमा हो गए हैं सारे मसले और इनकी वजह से भी आपको एक बदलाव सा दिखेगा इलेक्शंस के दौरान। नहीं तो इलेक्शन से पहले भी हो चुके हैं, जहां 1990 से हालात खराब हुए उनके दौरान भी इलेक्शंस होते रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप एक नया माहौल देखोगे, नया जोश देखोगे और एक नई चीज देखोगे कि इस वक्त जमात इस्लामी के भी कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंटली आते हैं। हालांकि जमात इस्लामी के लिए ये नई बात नहीं है, जमात इस्लामी के कैंडिडेट जो है वो 1990 से पहले भी इलेक्शन लड़ते आए, उन्होंने पहले भी लड़ा। लेकिन आप देखोगे बहुत टाइम के बाद, 20-30 साल, 30-35 साल के बाद आप देखोगे कि इस वक्त को, हालांकि वो तो बैन पार्टी है, लेकिन इंडिपेंडेंटली उनके कैंडिडेट्स भी लड़ रहे हैं। तो एक बदलाव सा आपको मिलेगा। सबसे बड़ी चीज, एक दिलचस्प माहौल मिलेगा, दिलचस्प कॉन्टेस्ट रहेगा, काफी क्लोज कॉन्टेस्ट रहेगा। और जो इंजीनियर रशीद का फैक्टर है, जो उसको जेल से वो छूट गए और उनकी पार्टिसिपेशन ने भी एक माहौल सा पैदा किया इलेक्शन का। तो कुल मिला के आपको एक इलेक्शन लड़ने का एक अच्छा माहौल मिलेगा, तो काफी अच्छी पार्टिसिपेशन मिलेगी। और ये उम्मीद करते हैं लोग यहाँ के कि जब कल को गवर्नमेंट बनेगी, और हालांकि इस वक्त जो इलेक्शन लड़े जा रहे हैं वो यूनियन टेरिटरी में लड़े जा रहे हैं और जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास काफी इख्तियारात है और उनके चलते शायद नई गवर्नमेंट के लिए बड़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा कि उनकी इंडिपेंडेंस कम हो जाएगी काम करने में। लेकिन फिर भी लोगों का ये मानना है, लोगों का ये सोच है कि गवर्नमेंट बनते बनते हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, कैंडिडेट्स जो हमारे जो इलेक्ट हो जाएंगे उनके ऊपर हमारी एक्सेसिबिलिटी बन जाएगी, हमारे मसले हल हो जाएंगे। तो लोगों का ये मानना है और कुल मिला के एक अच्छा सा माहौल मिलेगा आपको इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। इस वक्त आपको बाकी इलेक्शन से एक अच्छा माहौल मिलेगा इलेक्शन। समीर जी, आपका रुख करना चाहूंगी, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मौका मिला है और जिस तरह लोग बुनियादी सहूलतों से जूझते हैं आज भी, उसको देखते हुए वो उस तरह का नुमाइंदा चाहते हैं जो उनकी खिदमत करे और उनकी सेवाओं के लिए काम करे।
जी मैम, सबसे बड़ा इश्यू जो जम्मू एंड कश्मीर का इस टाइम का है, जिसके लिए लोग आगे आ रहे हैं, जिसके लिए एक यूथ आगे आ रहा है, क्योंकि पहले पिछले इलेक्शन में हमने ये देखा कि यूथ कहीं ना कहीं कतरा रहा था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस टाइम यूथ का जो मसला है वो सबसे बड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट का, ड्रग का इशू है, क्योंकि जितना भी यूथ ड्रग के साथ जुड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। और जो बाकी के यूथ है वो चाहता है कि ये जो ड्रग का इशू है ये जम्मू एंड कश्मीर से ख़त्म हो जाए। सबसे बड़ा इशू जम्मू एंड कश्मीर का और यूथ का यही है, जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में नहीं डाला है। किसी भी लीडर ने ये नहीं कहा है कि हम ड्रग एडिक्शन के ऊपर काम करेंगे। किसी ने ये नहीं कहा है कि यहाँ से हम ड्रग के इस बिद्दत को ख़त्म करेंगे। ये जो इंडियन गवर्नमेंट है यहाँ से वो टेररिज्म को वाइप आउट करने में कुछ हद तक कामयाब हुई थी, लेकिन एक जो नया जो ये ड्रग का यहाँ पे एक दौर चला है, ड्रग की एक जो बिदत चली है, ये सबसे बड़ा इशू है जम्मू एंड कश्मीर के इस इलेक्शन में। अगर जो भी पार्टी यहाँ से जीतती है, अगर वो इन चीज़ों के ऊपर दो ही चीज़ हैं जो यहाँ का यूथ चाहता है, मैं यूथ की बात करूँगा स्पेशली, यहाँ का यूथ एक तो अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग्स के रिलेटेड जो है जितनी भी समस्या है, जितनी भी ये जो मुश्किलात हैं ये खत्म होनी। बाकी 370-35 ये यूथ को इसके साथ कुछ नहीं करना है। यूथ को एक एवेन्यू चाहिए जिससे वो इनकम जनरेट करे। यूथ को अपना एक फ्यूचर देखना है, अपना एक मुस्तकबिल देखना है, अपने बच्चों के लिए देखना है। हर कोई जिस तरीके से हमारे बाप दाओं ने हमारे लिए कुछ सपने देखे थे, फिर वो किसी के बहकावे में आके या किसी की तरफ राग़िब होते थे, वो उसी तरीके से आज का जो यूथ है वो एक सेंसिबल यूथ है। सेंसिबल यूथ होने के साथ साथ वो ये चाहता है कि जो आने वाला फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं इन इलेक्शन हमारा संवर जाए। सबसे बड़ा इशू जो यूथ जो इस टाइम सामने आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। बाकी वो किसी के बहकावे में नहीं आ रहा है, कोई सेंटीमेंट नहीं है इस टाइम पे, किसी के मतलब डायनास्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं। हर कोई यूथ जो है वो इस टाइम जागा हुआ है, वो उसको पता है मेरा लीडर कैसा होना चाहिए, मैं किसको वोट डालूं, किसको वोट ना डालूं। उसने पूरा मन में सोच के रखा है कि मैं जो वोट डाल रहा हूँ ये एक मेरा रोड मैप बनेगा आगे के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए। जी मैम। जी बिल्कुल। अयाज जी, जिस तरह से देखा जा रहा है इस बात की लगातार चर्चा है, पिछले इंतखाब लोकसभा के हुए थे उसमें भी इस पर चर्चा लगातार बनी रही। पिछला जो टर्नआउट वोटर्स का हुआ करता था वो बेहद ही कम हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से अब चुनाव होते हैं अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बदलाव के लिए अब का नौजवान जो है और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है खासकर बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। सही बात है। जो यहाँ की ट्रेडिशनल पार्टीज है, यहाँ जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उसके साथ लोग वर्जन है, ये सही बात है और लोग बदलाव चाहते हैं। लेकिन अब चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी की सूरत में इस वक्त आपको कोई सामने बदलाव की सिचुएशन नजर नहीं आ रही, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज अल्टरनेटिवली अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये भी एक वजह है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंटली लोग सामने आ रहे हैं। और जैसे ये हमारे जो साथी जो बात कर रहे थे, और ये भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है यूथ में, और उसके जो साथ साथ जो भी उससे रिपरकशन जो सामने आ रहे हैं जैसे उन्होंने जिक्र किया, वो भी एक बहुत बड़ा वजह है इस वक्त जो लोगों का पार्टिसिपेट करने का, यूथ का पार्टिसिपेट करने का या ओवरऑल पार्टिसिपेशन का, क्योंकि यूथ का बड़ा फैक्टर रहता है। तो ये चीजें हैं कि इस वक्त जो बदजुनी है जो रिवायती पॉलिटिक्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, तो लोग चाहते हैं बदलाव हो। लेकिन अब चूंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं है अल्टरनेटिवली, इसलिए आप देखोगे इंजीनियर रशीद की सूरत में शायद उसको भी एक जबरदस्त जमावड़ा होता है लोगों का, ये रह रहा है, आई मीन उसकी पार्टिसिपेशन उसके साथ। अब वो देखने की बात है कि अभी वोट तो वो जरूर ले लेगा, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट अच्छा खासा लोग वोट ले लेगा, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि उसके नंबर्स का अभी असेसमेंट नहीं किया जा सकता कि कितने नंबर्स का, क्योंकि उनकी उनकी जो पार्टिसिपेशन रहती है कहीं साउथ में एक रहती है और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट उसमें क्या नाम है उसका, नॉर्थ में एक पैटर्न रहता है, तो सेंट्रल कश्मीर में एक पैटर्न रहता है उसके पार्टिसिपेशन का लोगों के साथ। तो अब ये देखने की बात होगी कि टोटल नंबर क्या रहेगा उसका भी। लेकिन एक चीज है कि उसने भी इसको बहुत दिलचस्प बनाया है, इस इलेक्शन में एक पार्टिसिपेशन का माहौल रहा है, क्योंकि उसके साथ जब लोग जुड़ रहे हैं तो उसका एक तो उनका थोड़ा सा उसने काम भी किया होगा जब वो एमएलए थे, और दूसरा एक सिस्टम के जो मैसेज आते हैं सिस्टम के खिलाफ जो मुझे नजर आ रहा है, उसका वोट जो जा रहा है, उसका जो पार्टिसिपेशन जा रही है, वो एक मैसेज दे रही है कि सिस्टम के खिलाफ
जो यहाँ की जो हॉट प्रेस जैसे मैंने बात की लोग महसूस कर रहे हैं, तो उसको चलते एक मैसेज दी जा रही है कि भाई वी आर नॉट अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ वर्किंग जो हम देख रहे हैं, जिसके अंदर हम जा रहे हैं, तो इसके खिलाफ शायद वोट है। तो इसलिए एक जबरदस्त पार्टिसिपेशन रहेगी, जहां हमारे लोकल मसाइल है जैसे जिनकी हमने जिक्र की, उसके अलावा पॉलिटिकल इश्यूज भी है पॉलिटिकल पार्टीज के पास और लोगों के साथ उनका भी कनेक्ट है, जैसे हमने पंचशे के तहत जैसे लैंड रेट्स है, जॉब रेट्स है। आई मीन ये भी एक अच्छा मुद्दा रहेगा, एक अच्छा इशू है लोगों के पास। तो उसके अलावा जो लोकल जो इश्यूज है, जैसे हमने बिजली की बात करी या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, या लोग अपने आप को हार्ड प्रेस महसूस कर रहे हैं, एक्सप्रेशन ज्यादा नहीं हो रहा है, या पीएसएस के यहाँ इश्यूज है कि पीएसएस में किसी को भी कवर किया जाता है तो उसको रिपील की बात है, या लोग जो यहाँ के बाहर के जेलों में बंद पड़े हैं उनकी भी बात है। आई मीन बहुत सारे इश्यूज है एंड और नंबर ऑफ इश्यूज। एक तो हो गया कि रूटीन में जो इश्यूज आते हैं इलेक्शन के दौरान, लेकिन जम्मू कश्मीर में रूटीन के अलावा रूटीन से हट के इश्यूज है जिनके ऊपर फोकस है इस वक्त लोगों का भी और पॉलिटिकल पार्टीज के भी। पॉलिटिकल इश्यूज है काफी ज्यादा, उनके साथ स्टेटहुड का रेस्टोरेशन बहुत जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि स्टेटहुड ना होते हुए एलजी के गवर्नमेंट होते हुए यूनियन टेरिटरी होते हुए वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। इसलिए एक्टिवली हर एक इसके ऊपर फोकस कर लेगा इन सारे मामला। बिल्कुल समीर जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कई बड़ी और छोटी जमातें चुनावी मैदान में हैं और सभी को देखा जाए तो सभी अवाम के हक की अब बात कर रही हैं। जिस तरह से अवामी राब्ता प्रोग्राम चले गए हैं, रोड शो किए गए हैं, रैलियां की गई हैं, सभी अवाम के हक की बात करती हुई नजर आई है। वहीं अगर उनके मंशूर देखे जाए तो वो भी अवाम के हक में नजर आते हैं, लेकिन जब अवाम की तरफ देखा जाए तो वो उन्हीं बुनियादी सहूलत से जूझते नजर आते हैं और वही अपने हक की बात करते हुए नजर आते हैं। मैम, सबसे बड़ा इशू पिछले इलेक्शन में यही रहा है कि जो भी इन्होंने आज तक मैनिफेस्टोज इशू किए थे, जो भी इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टोज पढ़वाए थे कि हम वहां पे ये करेंगे, जगह पे ये करेंगे, वो जगह पे, वोट लेने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद ये मैनिफेस्टोज अपने भूल जाते हैं कि हमारे मैनिफेस्टोज। और पुराने इलेक्शन में जो इनका जो वोट ग्रैब करने का तरीका होता था वो बिल्कुल अलग होता था। वो इस तरीके का नहीं होता था कि चलो हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, पॉलिसी की बात करें। पहले कुछ और वोट किसी और चीज के नाम पे मांगे जाते थे। वोट जो है वो उस चीज के पे नहीं मांगे जाते थे जिसकी भी मांगनी चाहिए। आज के इलेक्शन में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि एक चेंज आया है, नैरेटिव में चेंज आया है। पिछले इलेक्शन नारा कुछ और होता था, इस इलेक्शन में नारा कुछ और है। अब 370 और 35A तो दूसरी बात है, लेकिन बाकी अगर हम बाकी मैनिफेस्टोज में जाए, वहां पे ये देखने को मिला है कि हम वहां पे फॉर एग्जांपल बिजली 200 यूनिट फ्री कर देंगे या 150 यूनिट फ्री कर देंगे, हम यूथ्स की बात करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। पहले इलेक्शन में ये सब कुछ नहीं होता था। अब देखना ये है कि जो आज इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किए हैं इसके ऊपर ये कितना खरा उतरते हैं। सबसे बड़ा बात यही है। लोग तो आ रहे हैं, इनके ऊपर यकीन कर रहे हैं। पिछले इलेक्शन में हर किसी को धोखा ही मिला है, यहाँ के आवाम को धोखा ही मिला है। कहीं पे कोई डेवलपमेंट या यूथ की बात या जो मैनिफेस्टो में जो मंशूर इन्होंने रखा था कि ये करेंगे वो। सबसे बड़ी बात है सड़कें। अगर हम सड़कें देखेंगे तो सड़कें नहीं बनती थी यहाँ पे। एक आम नागरिक होता था, आम शहरी होता था हमारे जम्मू कश्मीर का, वो सरकारी ऑफिस में नहीं जा सकता था, वहां पे अपने काम नहीं करवा सकता था। कुछ इन 2-4 सालों में कुछ चेंज आया है। अब ये देखना है कि आजकल के जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है, जो इन्होंने मैनिफेस्टो रखा है, ये लोगों को कितना समझ आया है और लोग कितना भरोसा कर रहे हैं आज के इस पॉलिटिक्स के ऊपर। जी मैम। जी बिल्कुल। आज जी अगर देखा जाए तो इंजीनियर रशीद के बाद से माहौल काफ़ी बदलता हुआ नजर आया है। इंजीनियर रशीद और हाजी हनीफ जान दोनों ही आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत दर्ज की है और अब आज़ाद उम्मीदवारों को लेकर देखा जाए तो वह बढ़ चढ़कर आज़ाद उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है इस चुनाव के लिए। वहीं अवाम की अगर बात करें तो अवाम की हमदर्दी और जो सिंपैथी है वो आज़ाद उम्मीदवारों के हक में ज़्यादा नजर आती है और इसका कहीं ना कहीं जो डर है वो बड़ी पार्टियों के अंदर भी नजर आ रहा है। ये सही बात है कि इंडिपेंडेंट्स काफी ज्यादा आ रहे हैं सामने और लेकिन जो मेरा देखना है, मेरा मानना है, इंडिपेंडेंट्स अगर कुछ वोट भी ले लेंगे लेकिन वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे नंबर्स में। मतलब शायद इंडिपेंडेंट्स बहुत ज्यादा नहीं आएंगे इलेक्शन में, इलेक्ट नहीं हो जाएंगे।
एक्सेप्टिंग इंजीनियर रशीद का एक मूवमेंट चली है, उसके कुछ नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन उनका पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, और उनके वोट हासिल करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि भाई हमारा भी एक चैलेंज है जो पहले नहीं था। पहले हमने ये देखा कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ, जब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे या पीडीपी की बात करेंगे, वेल नंबर 1 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है और ऑर्गेनाइज्ड है, तो उनकी मोबिलिटी रहती थी, उनका जो भी डिसीजन होता था वो किसी न किसी तरीके से वो उतार देते थे ग्राउंड पर। लेकिन इस वक्त उनको भी एक जबरदस्त चैलेंज रहेगा। तो वो हमने देखा अभी, जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला साहब का हुआ, वो लूज होना, तो वो एक इंडिकेटर है कि भाई क्या चैलेंज है उनके पास। और मुझे लगता है कि उससे ज्यादा चैलेंज अब असेंबली में इलेक्शन में आएगा, क्योंकि जितनी पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हुई, उससे ज्यादा इस असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट वोटर्स का होने की उम्मीद है। और इस वक्त वोटर मैं जो देख रहा हूं, वो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल महसूस कर रहा है। नहीं, आज तो यही था कि पॉलिटिकल पार्टीज सबसे ज्यादा जो भी वो उन्हीं का चलता था, ज्यादा उन्हीं का कहना आगे हुआ करता था। लेकिन इस वक्त एक आम आदमी भी, एक आम वोटर भी अपने आप को किसी हद तक हट के है और जिम्मेदारी महसूस कर रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है और अपने आप को महसूस कर रहा है कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो उसके चलते ये जो इंडिपेंडेंस की बात आपने करे, वो नए हैं, बेशक नए हैं, लेकिन उनका अभी उतना अभी लोगों में बहुत सारे उनका एक्सपोजर नहीं है और लोग शायद उनको इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं जानते होंगे। तो उसकी वजह से शायद उनको वोट कम मिलेगा, लेकिन वोट जरूर ले लेंगे। वोट कम मिलेगा, लेकिन उनका पार्टिसिपेट करना ही एक इंडिकेटर है ये कि चैलेंजेस कितने हैं, मसाइल कितने हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज जो है, रवायती पॉलिटिकल पार्टी जो है, उनके साथ लोग कितने बाजुन हैं। ये एक मैसेज उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी है कि जो आज तक पॉलिटिकल जो रूल करते आए, उनके लिए भी ये एक कम्युनिकेशन है, मैसेज है कि भाई आप कितना सही करते थे आज तक। जैसे उनके भी मैनिफेस्टो अगर आज तक आते भी रहे और उसके ऊपर उन्होंने कितना काम किया, कितने वो फिर कामयाब हो गए उनको उतारने में जमीन पर, उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में। आई मीन उनके लिए भी एक चैलेंज रहेगा। और मेरा मानना है इस इलेक्शन को लेकर आगे की राह जो है, एक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक मतलब एक कम्युनिकेशन होगी और उनको भी अलर्ट कर देगा ये कि भाई आपने पास्ट में कितना गलत किया है और आगे आपको करने की जरूरत है। बेशक क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उन्हीं में से इलेक्शन जीत जाएंगे ज्यादा से लोग और उन्हीं वही गवर्नमेंट भी बनाएंगे, लेकिन इंडिपेंडेंस का कंट्रीब्यूशन इस वक्त ये रहा कि उनका फील्ड में आना, उनका वोट लेना, वो एक कम्युनिकेशन रहेगी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। उनको एक अलर्ट कर देगी कि भाई आप कितना गलत करते थे पिछले इलेक्शंस में, कितना लोगों का काम नहीं कर सकते थे आप, कितना अच्छा आप नहीं कर सकते थे, आगे आपको करने की क्या जरूरत है। और ये उनके लिए एक एग्जामिनेशन होगी, एक टेस्ट होगा कि आगे वो इतना चैलेंज लेकर, इतना कम्युनिकेशन, इतना कॉन्टेस्ट लेकर आगे कितना वो अपने आप को ठीक कर पाएंगे। ये उस पर निर्भर करता है कि आगे कैसे काम करेंगे और कैसे चलेंगे। जी बिल्कुल। समीर जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आईएस जी की बात से, और आप किस तरह देख रहे हैं आज़ाद उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में? जब से इंजीनियर रशीद ने जीत दर्ज की है उसके बाद से उनके हौसले बढ़ते हुए नजर आए हैं और इस बात की भी उन्होंने उम्मीद जताई है कि अवाम भी उनका साथ इस चुनाव में देने वाली है। मैम, अगर मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सरजान बरकती की बात और इंजीनियर रशीद की बात करूं, अगर इन दोनों को छोड़ के बाकी मेरे हिसाब से 100, 200, 250 की तादाद में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जी। बात नहीं है कि इंजीनियर रशीद और सरजान बरकती आए हैं तो वो सेंटीमेंट वोट लेके जाएंगे या वो बीजेपी की तरफ से हैं या किसी और पार्टी की तरफ से हैं। बात खाली उतनी नहीं है, बात उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के जिनके अंदर ये हिम्मत आ गई है पॉलिटिकल प्रोसेस में आगे आने की, जिन्होंने ये सोचा है कि शायद जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो रिवायती पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने हमारे मसाइल और हमारे जितने भी इश्यूज थे उनको रिजॉल्व नहीं किया है, उनको एड्रेस नहीं किया है, हमें खुद सामने आना है। आज से 10 साल पहले की बात करेंगे तो
एंड ये इलेक्शन में जाना ही एक किस्म का एक गुनाह माना जाता था हमारे कश्मीर में। वही लोग जाते थे जो एक किस्म से सरकार निकलते थे, वो अपने आप को ये कहते थे कि नहीं, हम इस सोसाइटी से अलग है। वो वाली सोसाइटी एक थी, ये वाली सोसाइटी, इस टाइम की सोसाइटी हमारी वो बदल गई है। इस टाइम का यूथ बाहर क्यों आया है? क्योंकि एक उनके अंदर एक जागरूकता आई है, एक मतलब वो समझने लगे हैं कि हमें क्या करना है, हमें किस राह में आगे जाना, इसलिए लोग इस टाइम आगे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आने वाले जो नताइज होंगे, इस इलेक्शन के नताइज होंगे, इसमें जाहिर सी बात है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है किसी जगह पे नहीं, लेकिन किसी की जगह पे वो यहाँ के रिवायती पार्टीज के लिए कोई ना कोई नुकसान साबित कर देगी, और उनको ये सबक देंगे, ये सीख देंगे कि आप पिछले पास्ट में आपने किस तरीके से कश्मीरी अवाम के साथ धोखा किया है, और अवाम के जितने भी ग्रीवेंसेस से जितने भी उनके इश्यूज थे उनको किस तरीके से रिजॉल्व करना और लोगों को किस तरीके से समझना है। सबसे बड़ी बात ये है। सेकंड थिंग ये है कि जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस टाइम सामने आ रहे हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से इन्हीं इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं जिनके ऊपर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज एक बदलाव इनके मैनिफेस्टोज में ये है कि वो बड़े जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो उनके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, जैसे 370 हो गया, 35 हो गया, स्टेट वोट वगैरह। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इन चीजों के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो बात कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारे ग्रीवेंसेस कैसे एड्रेस हो जाएंगे, हमारी तरक्की कैसे हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, और रिवायती पार्टीज के लिए कहीं ना कहीं ये नुकसान साबित कर देंगे। जी मैम। जी बेशक। अयाज जी, ये भी लगातार कहा जा रहा है, ये इल्जामात भी लग रहे हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और जो छोटी सियासती पार्टियां हैं उन्हें बीजेपी सपोर्ट कर रही है, लेकिन ऐसे में बीजेपी खुद भी इंतखाबी मैदान में है। हालांकि कुछ सीटों पर जिस तरह से देखा जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं बीजेपी के लिए। कश्मीर में देखा जाए तो कश्मीर में भी पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है, तो ऐसे में किस तरह आप इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं? क्या ये हो भी सकता है जो आज़ाद उम्मीदवार है उनको बीजेपी सपोर्ट कर रही है सत्ता में आने के लिए? वसूख से कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाई कोई इंडिपेंडेंस लड़ते होंगे किसी बैकिंग के साथ, आई मीन सर्टेनिटी के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा मानना है उसमें मुझे कम ही ऐसा कुछ लग रहा है। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि बीजेपी सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये उन पॉलिटिकल पार्टीज की एक रिएक्शन है। यहाँ जिसको भी इस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक अगर टैग लगाया जाए कि भाई ये बीजेपी के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स है या बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, तो शायद उसके लिए भी दिक्कत पैदा हो जाएगी। जैसे जो मैं देख रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस के साथ जो अलायंस होगी, प्रीपोर अलायंस होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से महसूस करता है कि हमारा एक अच्छा इस वक्त रहेगा, नंबर रहेगा इस वक्त इलेक्शंस में, और उस चीज को लेकर वो नहीं चाहेंगे कि हम किसी पार्टी को साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि भाई हमारे नंबर्स हैं, लोग हैं, हम खुद अपनी हुकूमत बनाएंगे कल को। लेकिन उनको भी शायद एक मजबूरी सामने आ गई कांग्रेस के साथ ट्रिपल अलायंस करने में, कि जब ये बात चली कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शायद अंदर से बीजेपी के साथ मिला हुआ है, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कहें उसके चलते फारूक अब्दुल्ला साहब का एक जो क्रिकेट स्कैम में उसका नाम था वो भी उसमें कहीं क्लियर हो गया उस टाइम। तो एक बात चली कि शायद ये अंदर से कुछ कर रहे हैं, लोगों में ये बात आई। तो वो बात लेकर जो मेरा मानना है, तुरंत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ बात करके कुछ न कुछ अलायंस करी, ये देखने के लिए कि वो रूमर को डिस्पेल करे। नहीं, ये नहीं है कि वो बीजेपी को दूर रखने की कोशिश कर रहे थे या उनका वो प्लान था, क्योंकि बीजेपी तो वैसे भी दूर रहेगी। कश्मीर में तो बीजेपी का कुछ नहीं मिलने वाला है, और जम्मू में भी उनका इतना ज्यादा नहीं मिलेगा कि वो अपने लेवल पर, अपने बलबूते पर हुकूमत बनाएंगे। उनका हुकूमत जब भी बनना होगा वो किसी अलायंस के तहत ही होगी, और यहाँ कोई भी पार्टी अपनी लेवल पर, अपने बलबूते पर हुकूमत नहीं बनाएगी।
यहाँ मेरा मानना है नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में अच्छा करेगी, अच्छे नंबर हासिल करेगा, और देन बीजेपी जम्मू में अच्छा नंबर हासिल करेगा, और दूसरे नंबर पर जम्मू में ना कांग्रेस होगी और यहाँ कश्मीर में पीडीपी होगी। तो अब रशीद इंजीनियर का फैक्टर आपको उसको एसेस करने की बात है, कहाँ नंबर के लिहाज से वो कहां तक जाएगा, वो अभी वो फैक्टर जरूर सामने आएगा, वो देखने की बात है। तो इसलिए इनको जरूरी नहीं था कि ये अलायंस करे ताकि बीजेपी को बाहर रखा जाए, वो जरूरी नहीं था, वो वैसे भी बाहर रह सकता था बीजेपी विदाउट अलायंस विद एनीवन। तो लेकिन उन्होंने अलायंस इसीलिए की, जो मेरा देखना है, मेरा सोचना है, मेरा मानना है कि ताकि वो रूमर जो डिजिटल जो रूमर ये चली कि इनका भी बीजेपी के साथ जो हमें हिंदुस्तान के कानून ने दिया था, तो हमसे उसके खिलाफ हम आज वोट डाल रहे हैं। डेवलपमेंट होते रहते हैं, इससे पहले भी जो सरकार आज सबने किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया, होता रहता है। मेन मकसद जो आज है, हम ये मैसेज देना चाहते हैं दुनिया, क्योंकि हम उस फैसले के खिलाफ है। 10 साल से गवर्नर रूल भी चल रहा है, उसकी वजह से मतलब लोग शायद सेटिस्फाई नहीं, इसीलिए अपनी सरकार गवर्नमेंट क्या वही हम कहते हैं, हम दम घुट रहा है। 5 अगस्त तो हमारे 3 चीफ मिनिस्टर जो उनके पेज से लगा है, लोगों में खौफ है, लोग बात नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ हो, सिविल गवर्नमेंट हो, जिनके साथ हम बात करें, और वो लोग हम यहाँ मुंतखब हो जो हमारी बात कहे ऐवान में कि हमसे जुल्म हुआ है। तो किस तरह की मतलब चाहे सरकार जिसको भी आपने वोट डाला उसकी बात नहीं करनी है, जिसकी भी सरकार बने, किस तरह की उम्मीद रखते हैं कि किस तरह की तब्दीलियां होनी चाहिए, क्या काम होनी चाहिए, किस तरह की परेशानियां हैं, चाहे वो बेरोजगार है, तालीम है? बेरोजगारी तो हद से ज़्यादा है, और इन 10 साल से ज़्यादा ही बेरोजगारी है। अगर आप रेशियो देखेंगे, J&K सबसे पीछे है। स्कैम पे स्कैम, गवर्नर राज में जितना भी हुआ, कितनी बार इनको वो इनकी जो रिक्रूट में हुआ, कितनी बार कैंसिल करना पड़ा, वो ये हमने कभी नहीं देखा था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल हुकूमत में यहाँ। तो लोगों को विश्वास जो उनके गवर्नर राज में सब कुछ हट गया। हम कहते हैं कि अपनी सरकार आए, हमारे मसले हल हो जाए, इसलिए हम वोट डाल रहे हैं, दिल से वोट डाल रहे हैं आज। बहुत बहुत हमारे गेस्ट लगातार बने हुए हैं। समीर जी, जिस तरह से आज जी ने भी कहा कि अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन वहीं देखा जाए तो बीजेपी लगातार जीत के दावे कर रही है, लेकिन वहीं कई दूसरी सियासी जमातें भी चुनावी मैदान में हैं। तो अगर कश्मीर रीजन की बात करें तो सख्त मुकाबले के तौर पर आप किन पार्टियों को देख रहे हैं? वैसे तो नेका की स्थिति मजबूत मानी जाती है, लेकिन जब से बारामूला से उमर अब्दुल्ला को शिकस्त हासिल हुई है, उसके बाद से माहौल भी बदलता हुआ नजर आया है। मैम, पर्टिकुलरली मैं अगर कश्मीर की बात करूं तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर। साउथ कश्मीर की करूं तो यहाँ पे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत ही ज्यादा बड़ा मुकाबला होने को जा रहा है। सेंट्रल कश्मीर में जो है वो रलम मिल के ही होगा। वहाँ पे जो लोकल पार्टीज है वहाँ पे वो भी कुछ सीटें ले जाएंगी, वहाँ पे इंडिपेंडेंट्स भी कुछ सीटें ले जाएगी, और ज्यादा सीटें लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से ले जाएगी सेंट्रल कश्मीर में। और नॉर्थ की बात करेंगे तो वहाँ पे पीडीपी का बहुत कम दबदबा है। वहाँ पे अगर मुकाबला है तो वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंट्स और इंजीनियर रशीद के बीच में। वो मैंने अपनी जगह पे महसूस किया है, और मुझे ये लगता है कि जम्मू के अंदर वो सिंपली बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान ही है। वहाँ पे इंडिपेंडेंस का इतना ज्यादा नहीं रहेगा जितना कश्मीर के अंदर रहेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि साउथ कश्मीर अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्यों है, क्योंकि साउथ कश्मीर पीडीपी का गढ़ है, वो यहाँ उनकी बेस है, यहाँ से पीडीपी ने अपनी सियासत स्टार्ट की है। तो यही से मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब निकले हैं, यही से ही महबूबा मुफ्ती साहिबा अभी यही से ही इंतजा मुफ्ती की जारी है, जो कि वो अपनी रवायती जो भी हैं जारी रखे हुए हैं। तो साउथ कश्मीर में एक टफ कॉन्टेस्ट होने जा रहा है इन बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में। खाली एक सीट को छोड़ के जो है कुलगाम की सीट, जहां पे न नेशनल कॉन्फ्रेंस है और ना ही पीडीपी है, जहां पे जमात इस्लामी और सीपीआईएम के बीच में एक कड़ा मुकाबला है। बाकी जगहों पे साउथ कश्मीर में देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में ही मुकाबला है। वो गवर्नमेंट बनाने की दावा जो बीजेपी कर रही है, बीजेपी मेरे हिसाब से
कहीं कहीं पे उनका नजर आ रहा है, लेकिन वो सीट मेरे हिसाब से कहीं से भी नहीं निकाल पाएंगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। लेकिन जम्मू में उनका एक अच्छा, जिस तरीके से हमारे जो भाई बैठे हैं उन्होंने कहा कि 10 मुझे लगता है कि 15-20 सीटें तक भी वो ले जा सकती है। जिस तरीके से हम कश्मीरी यहाँ की जो कश्मीरी लोग हैं वो कश्मीरियों को ही प्रेफर करते हैं, उनके ही नैरेटिव को प्रेफर करते हैं, उनके ही सेंटिमेंट्स को प्रेफर करते हैं। उसी तरीके से जम्मू का एक ऐसा असर रहता है कि वो भी अपनी उस सेंटिमेंट का यूज अपनी उन्हीं पार्टीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो उनके हिस्से होता है। तो जम्मू में वो एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे और कश्मीर में उनका बहुत ही कम होगा। गवर्नमेंट बनाना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए पॉसिबल नहीं है, चाहे इंडिया अलायंस हो उनको भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे बीजेपी हो उनको भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की ही जरूरत पड़ेगी बहुमत में आने के लिए और गवर्नमेंट बनाने के लिए। जी मैम बिल्कुल। अयाज जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जिस तरह समीर जी ने जिक्र किया कि अगर देखा जाए तो सत्ता में आने के लिए पार्टी को दूसरी जो पार्टियां हैं या फिर आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर कश्मीर रीजन की बात करें तो किस तरह से सख्त मुकाबले को आप यहाँ देख पा रहे हैं? ये सही बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ अकेले में अपने बलबूते पर हुकूमत नहीं बना सकेगी। जो भी हुकूमत होगी वो कोलिशन में होगी, और उस लिहाज से जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि इंडिपेंडेंट्स तो बहुत सारे इलेक्शन में है, लेकिन उनका आने के इंडिविजुअली चांसेस बहुत कम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का तीनों यहाँ जो तीन जो डिविजन्स है प्रोविंस के, जैसे सेंट्रल कश्मीर है या नॉर्थ कश्मीर है या क्या नाम है उसका साउथ कश्मीर है। साउथ में कुछ सीटें पीडीपी को मिलने का इम्कान है, उसके अलावा कोई इंडिविजुअली एक दो और भी हो सकते हैं। उसके अलावा अब्दुल रशीद इंजीनियर को कुछ सीटें मिलने का है इम्कान, जो मेजरली हम कह रहे हैं, इधर उधर भी हो सकता है। नॉर्थ में उसका चांस है कुछ सीटें लेने का, और लेकिन बाय एंड लार्ज नेशनल कॉन्फ्रेंस का टोटल में रहेगा इफेक्ट। तीनों एरियाज में उनका वोट्स आ जाएंगे, उनका नंबर्स आएगा। लेकिन जहाँ इंडिपेंडेंस का ताल्लुक है, मुझे नहीं लग रहा कि इंडिपेंडेंस। ठीक है आज जी, मैं लौटूंगी आप तक, और जरा लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है आइए सुनवाते हैं। जी आज जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, जहां तक इंडिपेंडेंस का ताल्लुक है, मुझे नहीं दिख रहा है कि इंडिपेंडेंस कोई जीत पाएंगे ज्यादा, जो ज्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो नंबर मैटर करता है जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन में होगा। और मैं जो देख रहा हूँ, मुझे या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मिला के और उसके साथ साथ पीडीपी मिला के एक गवर्नमेंट बनाने का एक ऑप्शन है। और लेकिन उसमें मुझे एक चैलेंज लगता है कि अगर ये गवर्नमेंट बनती है तो जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स का ताल्लुक है, वो पहले अपने आप को कंफर्टेबल करना चाहेंगे, और वो केजरीवाल टाइप लीडर्स नहीं है कि जो सड़क पर भी सो सकते हैं और कल को जेल भी जा सकते हैं। जहां तक उमर अब्दुल्ला साहब का ताल्लुक है या फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे लीडर्स का ताल्लुक है, वो ऐसे लोग नहीं है जो कन्फ्रंट करेंगे और अपने आप को मुश्किलात में डालेंगे। तो वो एक चैलेंज आ रहा है कि अगर हम इंडिया ब्लॉक की कोलिशन की बात करेंगे, उनकी फॉर्मेशन की बात करेंगे। हाँ, अगर उन्होंने ये मद्देनजर रखा कि कल को चूंकि सेंटर में जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उनके हालात ऐसे हैं कि कभी वो गिर सकती है, चाहे वो इंदिरा। ठीक है आज जी, मैं लौटूंगी आप तक, और जरा क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं आइए दिखाते हैं। अरेंजमेंट के में कोई कोताही नहीं है। समीर जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से देख रहे हैं, अगर हम इत्तेहाद इस अलायंस की बात करें जो जम्मू कश्मीर में इस बार देखने को मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में, क्या स्थिति आप इत्तेहाद को लेकर देख पा रहे हैं? क्योंकि अपनी मजबूती का दावा दोनों ही पार्टियों ने किया है और खासकर अपनी जीत का दम भी भरते हुए नजर आए हैं। इंडिया अलायंस की बात करेंगे तो जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया है, तब से कश्मीर के कांग्रेस के अंदर थोड़ा सा सुधार आ गया था। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे कांग्रेस की जो पुराने लीडर थे वो निकल के जिन्होंने दूसरी पार्टियां बनाई थी या दूसरे पार्टीज के अंदर शामिल हो गए थे, तब से यहाँ की कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद
यहाँ की कांग्रेस जो है वो थोड़ी सी मजबूत हो गई थी, इतनी मजबूत भी नहीं हो गई थी कि वो अपने दम पे जो है गवर्नमेंट बना सके, इतनी मजबूत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर से नजर आने लगी थी। तो इंडिया अलायंस की जो बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से ही जो थी उनको जरूरत ही नहीं थी किसी की अलायंस की। जैसे हमारे सर बैठे हैं वहां पे जो बात कर रहे थे, उनको इत्तेहाद की जरूरत नहीं थी। जो रूमर्स बाहर आ गए थे उनको डिस्पेल करने के लिए जो है वो इंडिया अलायंस के साथ उन्होंने गठबंधन किया, उन रूमर्स को डिस्पेल करने के लिए। ये बात भी थी। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो अभी ये हमारे अयाज साहब कह रहे थे कि इंडिपेंडेंस भी, मैं उन इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ जैसे यूसुफ तारिगामी साहब है, वो भी इंडिया अलायंस के ही जो है वो मेंबर हैं। जैसे और भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कल को इंडिया अलायंस के साथ ही, ज्यादातर चांसेस इंडिया अलायंस के ही बनते हैं गवर्नमेंट बनाने के यहाँ पे, और भी इनके कम लग रहे हैं, बीजेपी के कम लग रहे हैं। जी मैम। जी बिल्कुल। ऐसे जिस तरह समीर जी ने भी जिक्र किया इंडिया अलायंस को लेकर, और वहीं इंडिया अलायंस को देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां साथ में इंतखाब लड़ रही हैं। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाने में ही भलाई समझी, लेकिन वहां ये भी कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी भी इत्तेहाद की जरूरत नहीं थी। वो सही बात है। अब जब इलेक्शन हो रहे हैं और अब हम ये देख रहे हैं कि जो पार्टीज की क्या सिचुएशन रहेगी, और गवर्नमेंट जो बनेगी कोalition में ही बनेगी। फिर दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी, और जब इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनती है तो हम कुछ चैलेंजेस उसमें देख रहे हैं, जैसे मैंने जिस चीज का मैंने जिक्र किया। और उसके साथ साथ जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है वो बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है, और उसमें कोई भी चीज तो नहीं कर पाएंगे जब तक उनको सेंटर में जो है एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जो गवर्नमेंट है, इस वक्त बीजेपी है, उनका साथ जब तक नहीं रहेगा, और तब तक उनका वो एजेंडा, वो मैनिफेस्टो थ्रू करना बहुत ही मुश्किल है। और उस सूरत में मुझे लग रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी, एक और ऑप्शन मुझे नजर आ रही है कि कहीं फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाने की अलायंस में वो गवर्नमेंट तो नहीं बनाएगी। ये भी एक ऑप्शन रहती है जो मैं देख रहा हूँ। अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट को चैलेंजेस आ गए तो मुझे लगता है कि एक ऑप्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी गवर्नमेंट बनने की भी है, और नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस को उसमें कोई दिक्कत सामने नहीं आएगी। यही एक चीज है जो आम तासुर है कि भाई कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस किस सूरत में लोगों के सामने आएगी। हमने देखा है कि यहाँ हर एक पार्टी जो भी कार्डर बेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी भी थोड़ी सी है, उन्होंने पिछली बार अगर हम देखेंगे बहुत सारे वाक़ात ऐसे हुए जहां अगर हम पीछे जाएंगे तो शेख साहब के टाइम से चेंजेस आते रहे, एजेंडा कुछ था, मैनिफेस्टो कुछ था, फिर गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद दूसरा कुछ हो गया, अलायंसेस हो गए, प्रोग्राम चेंज हो गए, प्लान चेंज हो गए। तो उसी तरीके से पीडीपी ने भी ऐसा किया है जब उन्होंने मिशन 44 के अगेंस्ट वोट लिए लोगों से, लेकिन अल्टीमेटली उनके साथ अलायंस करी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कैपेबल है कल को ये मोबिलाइज करने में, क्योंकि उनका कार्डर है, सही बात। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि उनको ज्यादा दिक्कत आएगी। अगर वो अलायंस बीजेपी के साथ भी करते हैं तो उनको कोई ज्यादा अलायंस, उनको कोई दिक्कत आएगी कल को अपने आप को प्रेजेंट करने में लोगों के सामने। ये मेरा मानना है। अब अलबत्ता यह है कि आगे देखने की बात है, ये ऑप्शंस मुझे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। समीर जी, अगर हम उमर अब्दुल्ला को लेकर बात करें तो शुरू से ही देखा गया है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ने को मना किया था। हाँ, उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने पहले ये कहा था जब तक स्टेट फूड या 370 रेस्टोर नहीं होगा तब तक हम इलेक्शन नहीं करेंगे। तो लेकिन फिर उनका ही स्टेटमेंट आया कि मुझे पार्टी की तरफ से जो है वो फोर्स किया गया कि नहीं, हम आपका इलेक्शन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही अगर ये देखें कि जो पिछली बारी पार्लियामेंट इलेक्शन, ठीक है समीर जी, मैं लौटूंगी आप तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पहले मरहले की वोटिंग लगातार जारी है। 9 बजे तक 11.11% तक वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। भारी तादाद वोटर्स की देखने को मिल रही है। वोटर्स की लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ के बाहर देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि पहले मरहले की वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से ही वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है, जिसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। 9 बजे तक की अगर बात करें तो 9 बजे तक 11.11%
1% तक वोटिंग दर्ज की जा चुकी है और इसी के साथ वोटिंग का अमल लगातार जारी है। लोगों पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं अपने घरों से निकलकर और वोट डालने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस दौरान आपको बता दें कि ख्वातीन, बुजुर्ग और नौजवान भी नजर आ रहे हैं। सभी अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करने के लिए आज अपने घरों से निकल रहे हैं। जी समीर जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि पिछले इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शंस में जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला को एक हार यहाँ से मिली थी नॉर्थ कश्मीर से, कहीं ना कहीं अब इस इलेक्शन में उनको डर बैठा है कि कहीं फिर से सेंटीमेंट वोट या किसी और के बिना पे उनको हार ना मिले। इसलिए अगर हम उनके गांदरबल वाले जो इन्होंने एड्रेस किया था एक रैली के ऊपर, उन्होंने अपनी टोपी उतारी थी और लोगों से विनती की थी कि इस टोपी की इज्जत करना। वो यहाँ उनको डर इसी बात का है सबसे ज्यादा कि क्योंकि मैंने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लोगों के मन में ये बात आ गई है कि शायद उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं पावर के लिए ये सब कुछ कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी टोपी उतारी और लोगों से इल्तिजा की कि मेरी इज्जत रखना। उनको ये कहीं ना कहीं डर है कि जो मैंने स्टेटमेंट पहले दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, अब लड़ रहा हूं, इसका कहीं ना कहीं मुझे रिपरकशंस होंगे। जी मैम बिल्कुल। अयाज जी, जिस तरह से आप भी देख रहे हैं कि पहले उमर अब्दुल्ला ने इंतखाब लड़ने से मना किया, लेकिन उसके बाद दो असेंबली हलकों से उन्होंने अपनी नामजदगी की है और दो असेंबली सीट से अब वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अपनी, ये पहली बार हुआ होगा कि उमर अब्दुल्ला ने अपनी टोपी उतारकर आवाम के सामने रखी। हालांकि दूसरी सियासी जमातों ने इसे वोट की भीख मांगना बताया है। ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। तो जब उमर साहब ने ये अनाउंसमेंट करी कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो दूसरे दिन और उसने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा कि मैं यूटी के चलते इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और चूंकि मैं साथ में एक लेखक भी हूँ, राइटर भी हूँ, मैं लिखता रहता हूँ अखबार में, बाकी चीजें तो आर्टिकल्स में मेरे आते हैं, तो मैंने दूसरे दिन लिखा कि वो कॉन्टेस्ट करेगा और उसको हालात मजबूर करेंगे। तो बहुत सारे लोग इसको देखे कि भाई ये कैसे ऐसी बात कर रहा है, तो लेकिन वो सही निकला और वो इसलिए निकला, उसमें कोई खास, इसमें कोई इंट्यूशन की बात नहीं थी, कैलकुलेशन की बात थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स है वो, उनको ये अंदाजा है, उनको ये असेसमेंट है कि हम गवर्नमेंट में आएंगे, मैक्सिमम मेजॉरिटी, मैक्सिमम जो नंबर्स है वो हमारे होंगे और गवर्नमेंट हम ही बनाने में कामयाब हो जाएंगे किसी के अलायंस के साथ। और उस सूरत में चीफ मिनिस्टर या तो फारूक साहब को बनना है या तो उमर साहब को बनना है। तो मैंने उसी वक्त ये क्यों किया और उन्होंने चेंज क्यों किया, मैंने वो बताया था कि वो मजबूर हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए उमर साहब। तो वो इसलिए क्योंकि ये दो में ही एक चीफ मिनिस्टर बनना है, क्योंकि वो इस स्टेज पर नहीं चाहेंगे कि भाई चीफ मिनिस्ट्री उनके घर से बाहर हो, ऐसा माहौल दिख नहीं रहा। तो इसलिए चॉइस इन दो में ही थी। तो चूंकि फारूक साहब एक एज्ड, बड़ी एडवांस स्टेज में है और उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है, तो वो हालात देखकर मैंने ये कहा कि भाई उमर साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे, उनको पार्टी या हालात मजबूर करेंगे। और वो हुआ भी और उन्होंने फिर एक ही जगह नहीं कहा, बारामूला गांधरबल से नहीं बल्कि बड़गाम में भी इलेक्शन लड़ा उन्होंने, दो जगह पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उसका वही एक वजह है कि वो इस वक्त चीफ मिनिस्ट्री अपने पास ही रखना चाहते हैं, दाएं बाएं नहीं देखना चाहेंगे वो चीफ मिनिस्टर को। तो उनके लिए भी एक लिमिटेड ऑप्शन थी। फारूक साहब चूंकि ज्यादा अभी एक्टिव नहीं रहेंगे इस की वजह से, तो इसीलिए उमर साहब को इलेक्शन लड़ना पड़ा। तो वही उसमें एक सबसे ज्यादा फैक्टर है, और नहीं तो शायद उमर साहब उस हद तक सही थे। उनका ये सही ईमानदारी इसकी बात है कि वो इलेक्शन लड़ने के हक में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि एलजी के होते हुए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे उन्होंने कहा भी कि हमको एक चपरासी को तैनात करने के लिए एलजी के पास जाना पड़ेगा, तो वो सही बात है। उस हद तक तो वो ऑनेस्टली वो कहते थे, लेकिन उनको हालात की वजह से फिर इलेक्शन लड़ने के लिए मजबूर होना। जी बिल्कुल। समीर जी, जिस तरह से देख रहे हैं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करें तो इत्तेहाद में सामने आए हैं, वही बीजेपी ये दूसरों को सपोर्ट कर चुनाव लड़ रही है, कहा अभी तक यही जा रहा है। लेकिन अब पीडीपी को देखा जाए तो पीडीपी ने किसी के साथ न इत्तेहाद किया है और अकेले ही पार्टी चुनावी मैदान में है। हालांकि लोकसभा चुनाव के जिस तरह से नतीजे रहे हैं वो अफसोसनाक और नुकसान दे रहे हैं पीडीपी के लिए, लेकिन अब पीडीपी की तरफ से जो लगातार तैयारियां विधानसभा को लेकर देखी गई हैं और हालांकि अपनी खानदानी सीट से इल्तिजा मुफ्ती का भी नाम सामने आया है। मैम, पीडीपी
का जो वजूद है वो जैसे इससे पहले मैंने जिक्र किया है कि वो साउथ कश्मीर, तो पीडीपी जो अगर ओवरऑल कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें तो इतना ज्यादा उनका असर नहीं रहेगा, लेकिन हाँ साउथ कश्मीर में उनका थोड़ा थोड़ा असर दिखेगा क्योंकि वो उनकी जो है वो उनकी बेस यही है। और पीडीपी जो ये है कि रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने ही जो उनके सगे होते हैं उन्हीं को मैंडेट भी देते हैं और उन्हीं को सामने फील्ड में उतारते हैं कॉन्टेस्ट करने के लिए, जो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन तैयारियां उनकी भी जोरों शोरों से जारी है, हर एक साइड से वो भी जैसे मैंने देखा कि कैंपेनिंग कर रहे हैं और दावा वो भी कर रहे हैं कि हम भी 8 से लेकर 10 सीटें ले जाएंगे। अब देखना ये होगा कि जो उन्होंने पिछले इलेक्शन में किया और जो एक नैरेटिव चला है कि कश्मीर को बर्बाद करने में जो एक अहम रोल है वो पीडीपी ने तैयार किया है पिछले इलेक्शन में बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हुए, उनको कितना नुकसान होता है, उन लोगों को किस तरीके से अपनी तरफ रागिब करते हैं, वोटर्स को किस तरीके से रागिब करते हैं, ये देखना होगा। उनके लिए एक दिलचस्प मुकाबला, वोटर्स के लिए, हमारे लिए एक दिलचस्प मुकाबला होगा इस पीडीपी के लिए। बहुत बड़ा चैलेंजेस भी रहेगा बाकी जगहों पे, लेकिन साउथ कश्मीर में उतने ज्यादा बड़े चैलेंजेस नहीं है उनके लिए कुछ सीटों के ऊपर। जी मैम बिल्कुल। ऐसी पीडीपी लगातार चुनाव प्रचार में नजर आई है। इल्तिजा मुफ्ती ने भी आवाम से खिताब किया है लगातार, वहीं और देखा जाए तो महबूबा मुफ्ती भी लोगों से खिताब करती हुई नजर आई हैं। तो क्या अब ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि पार्टी की स्थिति विधानसभा चुनाव में बदलती हुई नजर आएगी? नहीं, कोई देखिए जो बात लोगों में है पीडीपी को लेकर वो यही है कि पीडीपी ही एक ऐसी जमात है जिन्होंने लोगों को बिट्रे किया। यहाँ लोगों से वोट लिए ये कहकर कि हमने मिशन 44 जो बीजेपी का उस वक्त मिशन था उसके खिलाफ लड़ना है, वो लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट भी दे दिए। और उसके बाद उन्होंने फिर बीजेपी के साथ अलायंस में गवर्नमेंट बनाई। और वो मुफ्ती साहब के टाइम में ही नहीं, जब मुफ्ती साहब के इंतकाल के बाद महबूबा मुफ्ती जी हुकूमत बनाने के लिए आई तो उन्होंने भी अलायंस करा। तो उसके बाद जो उसके नताइज निकले। ठीक है अयाज साहब, चर्चा में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना तमाम वक्त देने के लिए।